बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्तदा में यहाँ की मैनेजमेंट की तारीफ़ ज़रूर करूँगा कि उन्होंने डॉक्टर आसिम किदवाई साहब ने हमें ये मौका दिया, शबीर काज़मी साहब के तवस्सुल से, वसीले से और इनके कोऑर्डिनेशन से कि हम यहाँ ये प्रोग्राम जो है वो कर सकें। और नो डाउट कि जैसे कि वॉइस ऑफ हेल्थ के प्रोग्राम्स अपनी मिसाल आप होते हैं, तो यकीनन आप सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आज का ये प्रोग्राम भी एक आइडियल प्रोग्राम है, इस लिहाज से भी कि गैदरिंग का एक हिस्सा अभी बाहर मौजूद है जिससे हाथ बांध के एक्सक्यूज़ किया है कि अंदर जगह नहीं है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट ऐसा होगा कि बड़ी जगह पे ये प्रोग्राम हो सकेगा। हम इस वक्त जो है वो डायरेक्ट अब थैलीसीमिया पे बात कर लेते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। यानी पहली बात आ जाएगी कि व्हाट इज़ थैलीसीमिया। थैलीसीमिया है क्या? तो थैलीसीमिया इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर। एक तो इसका पोर्शन है जो रिलेटेड है ब्लड डिसऑर्डर से, और दूसरा इसका पोर्शन है जो रिलेटेड है कि ये पेरेंट्स वाइज गिफ्ट होती है, वालिदैन के ज़रिए ये बीमारी जो है वो हमें गिफ्ट होती है। कैसे? यानी दो पोर्शन, डेफिनेशन में हम दो हिस्से इसके कर रहे हैं। एक ब्लड डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं और दूसरा हिस्सा हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। इट इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर, जेनेटिक्स डिजीज़। अब ये जो ब्लड डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो ब्लड खुद क्या है? ब्लड आप सभी जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू है जिसके दो मेजर पार्ट्स हैं। क्या? प्लाज्मा और सेल। प्लाज्मा क्या है? इसका लिक्विड पोर्शन है जिसके अंदर जो है प्रोटीन्स मौजूद होते हैं मुख्तलिफ तरह के, या सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। जबकि सेल्स के अगर बात करें हम, तो सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब ये जो प्लाज्मा है हमारे टॉपिक से डायरेक्ट इसका कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि प्लाज्मा जो है वो डायरेक्टली हमारी आज के इस टॉपिक को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता। फिर आ जाती है ब्लड की बात। ब्लड में अगर डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो वो भी थैलीसीमिया से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं। उसके बाद अगर बात करें हम प्लेटलेट्स की, यकीनन पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं, लेकिन उसका भी डायरेक्ट थैलीसीमिया से रिलेशन नहीं है। अब हमारे पास एक चीज़ बची है और वो है आरबीसीज। तो एक चीज़ बची है हमारे पास, वो है आरबीसीज, रेड ब्लड कार्पसेल्स, खून के सुर्ख जसीमे। ये डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं थैलीसीमिया से। जब हम कह रहे हैं ब्लड डिसऑर्डर, तो असल में हम ये कह रहे हैं आरबीसीज डिसऑर्डर, यानी खराबी। अगर खून का नाम दे रहे हैं तो दर हकीकत हम खराबी खून से मतलब ले रहे हैं कि आरबीसीज में खराबी वाक़ई हो। अब ये आरबीसीज में खराबी क्या हो सकती है? आरबीसीज कंपोज्ड किस चीज़ से? आरबीसीज के अंदर मेन चीज़ क्या होती है? वो है हेमोग्लोबिन। एक केमिकल है जिसका नाम हमने रखा है हेमोग्लोबिन। तो आरबीसीज के अंदर हेमोग्लोबिन। आरबीसीज का अपना फंक्शन क्या है? ब्लड में आरबीसीज का रोल क्या है? ये समझ में आ गया तो डिसऑर्डर खुद ही समझ में आ जाएगा और थैलीसीमिया भी समझ में आ जाएगा। आरबीसीज लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करती है और उसके बाद पूरे जिस्म के एक एक लाइव सेल तक पहुंचाती हैं। यानी कि आरबीसीज का जो सबसे बड़ा काम है वो ऑक्सीजन कैरी करना है। ऑक्सीजन लेके चलेंगे और जहाँ जहाँ सेल मौजूद हैं, और जाहिर है कि मिलियंस की तादाद में सेल मौजूद हैं, तो जहाँ जहाँ सेल मौजूद हैं ये ऑक्सीजन वहाँ पहुँचेगी। क्यों पहुँचेगी?
अगर हम सिंपल वे में अपनी फिंगर से नोज को क्लोज कर लें और लिप्स से माउथ को क्लोज कर लें और फिर स्टे लें, तो आप मैक्सिमम 2 या 3 मिनट के लिए स्टे ले सकेंगे। और उसके बाद फ़ौरन आप अपना नाक भी खोल देंगे और माउथ भी खोल देंगे। क्यों? कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मस्ट है, सांस लेना मस्ट है। तो वो जो ऑक्सीजन मस्ट है, तो अगर आरबीसी डिसऑर्डर हो गए तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आप खुद समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ के सेल जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाए। दूसरा काम, ये न सिर्फ ऑक्सीजन कैरी करता है बल्कि उसके साथ ही साथ हमारी जो न्यूट्रिशंस है वो भी तमाम लाइव जो सेल हैं वहाँ तक पहुँचाता है। हीमोग्लोबिन ही के ज़रिए, आरबीसीज के ज़रिए ही न्यूट्रिशन भी एक एक सेल तक पहुँचती है। न्यूट्रिशन से मतलब क्या ले रहे हैं कि हमारी फूड का वो हिस्सा जो डाइजेस्ट हो चुका है, इस लायक हो गया है कि बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके, एनर्जी ले सके, वो न्यूट्रिशन है। तो आरबीसीज न्यूट्रिशन को भी कैरी करते हैं और जितने जिंदा सेल हैं, लाइव आपके जो सेल हैं, वहां तक न्यूट्रिशन भी पहुंचाते हैं। दूसरा बड़ा काम, अब अगर खुराक किसी जगह नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? हम अपने ऊपर अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम पानी के बगैर, डाइट के बगैर हो सकता है 24 घंटे 48 घंटे जिंदा रह सके, बहुत हुआ तो 72 आवर्स, लेकिन उसके बाद हमारे लिए जिंदा रहना आसान नहीं होगा। ऐसे ही अगर न्यूट्रिशन सेल तक नहीं पहुंचेंगे तो सेल खत्म। सेल खत्म होने का मतलब ये हुआ टिश्यू खत्म। टिश्यू खत्म होने का मतलब ये होगा ऑर्गन खत्म, और ऑर्गन खत्म होने का मतलब होगा एक पूरा सिस्टम खत्म। और सिस्टम खत्म होने का मतलब ये है कि आप जो है इंतजाम कीजिए 4 बंदों का। यानी तय ये पाया कि आरबीसीज का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ एक और भी आरबीसी काम करता है, वो ये कि अगर ऑक्सीजन लेकर ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के या माइक्रो सेल तक पहुंचा है, तो वहाँ ऑक्सीजन देने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, वो उसको बैक लेके आए। यानी कि आरबीसीज का एक और रोल ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस आएगी, लंग्स को दी जाएगी, लंग्स फिर अपने ब्रीथिंग प्रोसेस के दौरान जो है आउट कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आरबीसी खराब तो फिर अंदर की चीज अंदर ही रहेगी, वेस्ट प्रोडक्ट अंदर ही रहेंगे, और अगर वेस्ट प्रोडक्ट अंदर रह जाएं तो घर में 3-4 दिन जमादार ना आए, क्या हाल होता है। महल्ले में 1 हफ्ते के लिए ना आए, क्या हाल होता है। और अगर अंदर ही वो सारी टॉक्सिटी जमा हो गई है तो इस लिहाज से ये तय पाया कि जो आरबीसीज का रोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसी में डिसऑर्डर हो जाता है कब? जब थैलेसीमिया हो जाए। अब ये थैलेसीमिया जो आरबीसीज की वजह से हो रहा है, और आरबीसी के लिए हम कह रहे हैं कि आरबीसी के अंदर जो है मेन चीज जो है वो हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन को हम डिवाइड कर सकते हैं हीम में और ग्लोबिन में। जब हम लफ्ज हीम इस्तेमाल करते हैं तो हम असल में कहना चाह रहे होते हैं आयरन, और जब हम ग्लोबिन कहते हैं तो हम कहना ये चाह रहे होते हैं प्रोटीन। यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पर मुश्तमिल और इसी तरीके से आयरन पर मुश्तमिल। आपकी बॉडी में, किसी भी पेशेंट की बॉडी में जब ब्लड की कमी होती है तो वो हकीकतन आरबीसीज की कमी होती है, हेमोग्लोबिन की कमी होती है। रिपोर्ट दिखाती है कि HB इसका बहुत कम है। ये HB आम तौर पर जो कम होता है वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, लेकिन यहाँ मामला ये नहीं। हीम जो है वो डिसऑर्डर नहीं होता, लेकिन जो प्रोटीन है वो डिसऑर्डर हो जाता है।
यानी हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन का हिस्सा है वो डिस्टर्ब होता है। और प्रोटीन जो है वो दो तरह के प्रोटीन हैं, अल्फा प्रोटीन, बीटा प्रोटीन। बीटा जो है उसकी फिर 4 चेन्स हैं, 4 चेन्स हैं। अब इन 4 चेन में से अगर कोई एक चेन डिस्टर्ब हुई है या कोई एक जीन डिस्टर्ब हुआ है, अब ये लफ्ज जीन इस्तेमाल हुआ उसको क्लियर करता हूँ, तो कोई एक जीन अगर डिस्टर्ब हुआ है तो पेशेंट में जो थैलेसीमिया आएगा हम उसका नाम रखते हैं थैलेसीमिया माइनर, यानी कि उसका एक जीन डिस्टर्ब। और अगर एक से ज्यादा जीन डिस्टर्ब हो जाए, 2 या 2 से ज्यादा, तो फिर हम थैलेसीमिया का नाम रखते हैं थैलेसीमिया मेजर। तो असल जो कहानी है वो थैलेसीमिया मेजर ही की है, लेकिन मेजर बनेगा पहले माइनर। और अब ये माइनर जो है थैलेसीमिया माइनर, इत्तेफाक ये है कि पाकिस्तान में इसकी रेशो बहुत ज्यादा है, 6 से 8% तक जो है, 6 to 8% हमारे यहाँ जो है थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट मौजूद हैं। हम आमतौर पर थैलेसीमिया माइनर के लिए पेशेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, कैरियर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये खराब जीन लेकर चल रहे हैं। अपना जो मेजर का लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल यानी डिजीज़ का लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल करते, आहिस्ता आहिस्ता आपकी समझ में आ जाएगा। तो माइनर में क्या हुआ कि वो जीन इफेक्टेड लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो जीन इफेक्टेड है वो सिंगल। अब ये जीन क्या है? आपके जिस्म के जितने फंक्शंस हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर छोटे छोटे मोती मौजूद होते हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं, उनके जरिए कंट्रोल होता है। जितने फंक्शन हैं मैक्सिमम जो है वो जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब कॉम्बिनेशन बनता है ओवा और स्पर्म का, तो सिंगल सेल जो है वो तो जो जीन्स नंबर उनके पास हैं वो हजारों में नहीं है, सैकड़ों में भी नहीं है। वो अपने साथ जीन्स लेकर आए हैं और वो तमाम एक्टिविटीज जो हमारे अंदर मौजूद है वो आ गई, पेरेंट्स से हमें गिफ्ट हो गई। कोई निकालेगा नहीं। अब अगर वो खराब जीन लेकर आएंगे तो आगे बच्चों में खराब जीन्स की वजह से बीमारी होने का इम्कान जो है वो मौजूद है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर सिंगल जीन इन्वॉल्व होता है तो थैलेसीमिया का जो नाम रखेंगे वो हम थैलेसीमिया कैरियर रखेंगे कि बस उसने एक जीन कैरी किया हुआ है, वो लेके चल रहा है। पेशेंट भी नहीं है, कैरियर ही है, ठीक है। लेकिन अगर 2 जीन डिस्टर्ब हो गए तो फिर अब यहाँ से कहानी जो है वो मुश्किल तरीन शुरू होगी कि जिसका आप तस्वर नहीं कर सकते। यानी कि अगर थैलेसीमिया मेजर हो जाता है, जो एक्चुअल थैलेसीमिया डिजीज है, तो फिर अभी आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी सुना होगा कि पेशेंट सारी जिंदगी के लिए उलझ जाता है। क्यों? कि अब उसके अंदर ब्लड नहीं बन रहा, थैलेसीमिया में आरबीसीज डिफेक्टेड हो गए हैं, आरबीसीज नहीं बन रहे। अगर आरबीसी नहीं बनेंगे तो आरबीसी का जितना रोल है वो सारे का सारा खराब हो जाएगा, यानी कि थैलेसीमिया मेजर हो जाएगा। क्या ख्याल है, एक दफा क्लैपिंग कर ली जाए? कुछ लोगों को नींद आ रही थी, तो अब तो नींद उड़ गई होगी। अगर तो लेक्चर जो है वो मजा नहीं करा रहा तो मैं ज्यादा क्लोज कर देता हूँ। अच्छा चलें जी, थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा इतनी तवज्जो से सुन रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा। हाँ, वो कहते हैं कि कंसंट्रेशन इतनी हो जाती है कि परिंदा सर पे आके बैठ जाए तो खुद उड़ जाएगा, हमारे हिलने जुलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम कंसंट्रेट है एक ही जगह पे। तो माशाल्लाह आप लोग कंसंट्रेट थे, मुझे खुशी है। तो बात कर रहे थे हम कि आरबीसीज जो है डिफेक्टेड हुआ और थैलेसीमिया मेजर हुआ, और मेजर का पेशेंट सारी जिंदगी के लिए उलझ गया।
अब हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि सर थैलेसीमिया मेजर होने से क्या कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि ब्लड नहीं बनेगा। अगर ब्लड नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या रास्ता है, बाहर से ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। आप यहाँ कोई ऐसा प्रोडक्ट उसे नहीं दे सकते कि जिससे ब्लड बने, क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम है, जीन्स खराब है, मौरूसियत है, वालिदैन ने गिफ्ट दे दिया था, अब कैसे ठीक होगा। तो आपको जो है क्या करना है कि बाहर से ब्लड देना है, ब्लड डोनेट करना है, ब्लड का ट्रांसप्लांट होगा। अब ब्लड का ट्रांसप्लांट कोई आसान काम नहीं है। अब आपके आरबीसीज की कुल लाइफ जो है वो 120 डेज है, 120 दिन। 120 दिन का मतलब ये हुआ 3 महीने। अच्छा फिर से सो गए आप लोग, 4 महीने होते हैं। अच्छा जी, बात कर रहे हैं कि आरबीसीज की कुल लाइफ जो है वो है 120 दिन या 4 महीने। लेकिन यहाँ थैलेसीमिया के पेशेंट में आरबीसीज की लाइफ जो है वो 10 से 15 दिन होती है। 10 से 15 दिन के बाद आरबीसीज इतने टूट जाते हैं कि माँ बच्चे को देखती है तो खुश हो जाती है, मेरा बच्चा अल्लाह मियां ने कितना जल्दी गोरा कर दिया। जब पैदा हुआ था काला था, चौथे महीने ये तो माशाल्लाह बहुत ही गोरा हो गया, बहुत खूबसूरत हो गया। माँ बाप खुश हो रहे होते हैं, लेकिन आगे जो उन पर वक्त आता है सारी जिंदगी रोती है। कैसे? ये जो उसका चेहरा साफ हो गया था या कलर फेयर हो गया था, ये फेयर नहीं था। ब्लड डेफिशिएंसी का मतलब यही है कि कलर पेल हो जाएगा, व्हाइटिश हो जाएगा, पेल हो जाएगा। अब आरबीसी टूट गए हैं, वो पेल हो रहा है, रेजिस्टेंस उसकी कम हो गई है, रेजिस्टेंस पावर जो है, इम्यूनिटी जो है वो कम हो गई है। बच्चे में बार बार डायरिया शुरू हो जाएगा क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम है। उसके साथ ही साथ वो डल हो जाएगा क्योंकि इम्यूनिटी कम है। उसके साथ ही साथ वो खाना पीना भी छोड़ सकता है। अब यहाँ से पेरेंट्स पहली दफ़ा परेशान होते हैं कि इस बच्चे को क्या हुआ है। जब वहाँ जाते हैं, टेस्ट होते हैं, तो पता चलता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, एचबी जो है वो बहुत लो लेवल पे आ गया है। पहला काम जो यही किया जाता है कि एचबी बढ़ाने के लिए कोई प्रोडक्ट दे दिया जाता है, लेकिन जब प्रोडक्ट से भी एचबी नहीं बढ़ता तो अब स्क्रीनिंग का टाइम आ जाता है कि उसकी स्क्रीनिंग कराई जाती है। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है कि जिसके जरिए पता ये चलता है कि बच्चा थैलेसीमिया का पेशेंट है या नहीं है। तो थैलेसीमिया का पेशेंट हो तो फिर उसको एडवाइस कर दिया जाता है कि अब इस बच्चे को सारी जिंदगी ब्लड लगना है।